जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो एनसीईआरटी की जो पॉलिटी चल रही थी क्लास 6 वाली, उसका ये पार्ट 9 है, चैप्टर 9। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है शहरी क्षेत्र में आजीविका। जो इससे पहले हमने चैप्टर करा था उसमें उसका था कि ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। मतलब आजीविका मतलब लोग बाग कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जीवन यापन करने के लिए जो आजीविका मतलब कि आय के स्रोत हो गए, पैसा कहाँ से, बेसिकली ये है कि पैसा कहाँ से कमा रहे हैं वो। ठीक है, उनको पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा ही तो चाहिए आजीविका जीने, मतलब जीवन जीने के लिए पैसा। तो पैसा कहाँ से कमा रहे हैं, रोजगार क्या है, क्या क्या उनके पास मौके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कह रही है डिब्बे में कि भाई इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं। इस चित्र में तो बहुत कुछ देख रहे हैं भाई। ये बस है, ये कुछ महिला, ये एक महिला है, ये कोई पुरुष हैं, ये कोई बच्ची है, बैग टांगा हुआ है, और ये कोई ठेले वाला है, ये बच्चे खड़े हैं, और ये साइकिल चला रहा है चिंटू। और मतलब इसी तरह की चीज़ें, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ये फैक्ट्री है, ये कार, बस, ये सब चीज़ें ये देख रहे हैं। ठीक है, अरे चित्र तो साफ सा लगा लेते महाराज, तभी तो देखते, पहचानते कौन कौन है। आप पहले ही ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के कार्यों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब पिछले पार्ट में दिए गए ग्रामीण क्षेत्र के कार्यों के इस चित्र से तुलना कीजिए। अच्छा, पहले जो ग्रामीण क्षेत्र में जो आजीविका के कार्य थे वो चित्र, और इस चित्र की तुलना करनी है कि क्या बदलाव हैं ग्राम और शहर दोनों की। शहर का एक भाग दूसरे भाग से अलग होता है। आपने ऊपर वाले क्षेत्र में क्या भिन्नता है देखी, काफ़ी भिन्नता है देखी। चलिए, भारत में 5,000 से ज़्यादा शहर हैं और 27 महानगर हैं। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं, बिल्कुल, और काम करते हैं। कहते हैं कि शहर में ज़िंदगी कभी नहीं रुकती। चलिए एक शहर में जाकर देखें कि वहाँ लोग क्या काम करते हैं। क्या वे नौकरी करते हैं या अपने रोजगार में लगे हैं। वे अपना जीवन कैसे चलाते हैं। क्या रोजगार और कमाई के मौके समान रूप से सभी को मिल पाते हैं। तो ये देखते हैं। चलिए देखिए, ये एक फ़ोटो दे रखा है। इसमें ये बेचारी गौ माता है, ये एक बच्ची है, ये कोई आंटी हैं, ये कुछ शायद बेचने जा रही हैं, सर पे टोकरी रखी है। तो और ये पेड़ पौधे हैं, फूल वगैरह हैं, ये फूल खरीद रही है बच्ची, ये कपड़े सुखा रही हैं आंटी। और फिर यहाँ पर भी ये कुछ और मेला टाइप का लगा है। ये ऑटो रिक्शा है, ये बाइक है, ये नाई की दुकान है, ये सफाई कर रहे हैं। ये कुत्ता जो है, इनको ऐसा लग रहा है कि गुस्से से देख रहा है कि भाई यहाँ से क्यों साफ़ कर रही है, यहाँ तो मैं बैठा हूँ। तो इस तरह की, ये देखो ये दूध वाले भैया हैं, ये दूध लेकर जाना। चलो, सड़कों पर काम करना। यह वह शहर है जिसमें, कौन सा शहर, शहर का नाम नहीं दिया। यह वह शहर है जिसमें मेरी मौसेरी बहन रहती है। मैं यहाँ गिनी चुनी बार ही आई हूँ। यह बहुत बड़ा शहर है। एक बार जब मैं यहाँ आई तो मेरी मौसेरी बहन मुझे घुमाने के लिए ले गई थी। हम तड़के ही घर से निकल गई। तड़के मतलब सुबह सुबह जल्दी। तो तड़के ये बेसिकली थोड़ी उधर मेरठ साइड की या बागपत बड़ौद साइड की भाषा है। ये तड़के कुछ हरियाणा साइड में भी बोली जाती है। ये सुबह तड़के निकल गया भाई तू तो। ठीक है, तो तड़के मतलब सुबह सुबह जल्दी घर से निकलना। ठीक है, तो हम तड़के ही घर से निकल गई थी। जैसे ही हम मुख्य सड़क की तरफ मुड़े, हमने देखा कि वहाँ काफ़ी चहल पहल थी। सब्जी बेचने वाली अपनी रेहड़ी पर टमाटर, गाजर व खीरे को सजाने में व्यस्त है, ताकि लोग देख सकें कि उसके पास बेचने के लिए क्या क्या है। बिल्कुल, उसकी बगल में फुटपाथ पर एक फूल वाली बैठी थी। वह सुंदर रंगीन में तरह तरह के फूल बेच रही थी। हमने उससे लाल और पीला गुलाब खरीदा। ये अभी बैठी थी ना, ये बच्ची है, ये शायद यही बता रही होगी अपने बारे में, क्योंकि ये गुलाब लाल और पीले गुलाब हैं यहाँ पर। ठीक है, मतलब फूल है। सड़क के दूसरी तरफ पटरी पर एक व्यक्ति अखबार बेच रहा था, और वह चारों ओर से लोगों से घिरा हुआ था। हर कोई अखबार को पढ़ना चाहता था। वहाँ से बसें ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाती हुई गुजर रही थीं। ऑटो रिक्शा स्कूल के बच्चों से ठसाठस भरे हुए थे। मतलब बच्चे स्कूल जा रहे थे तो वो ऑटो रिक्शा में बैठ कर जा रहे हैं। पास के पेड़ के नीचे एक मोची छोटे से टिन के बक्से से अपना सामान निकाल रहा था। वही सड़क के किनारे नाई अपना काम शुरू कर चुका था।
उसके पास एक ग्राहक पहले से ही था जो सुबह सुबह दाढ़ी बनवाने आया था या बनवाना चाहता था। ठीक है। सड़क से थोड़ी दूर जाकर एक औरत ठेला गाड़ी में प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे वालों बालों की पिन व चिमटी वगैरह इन सबको ले जा रही थी। वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति घर घर बेचने के लिए साइकिल पर सब्जियां ले जा रहा था। हम उस जगह पर आ गए जहां रिक्शे वाले एक कतार में खड़े होकर ग्राहक का इंतजार कर रहे थे। हमने एक को बाजार जाने के लिए तय किया। बाजार वहाँ से 2 किलोमीटर पर था। ठीक है। तो इसने बच्ची ने अब उस सड़क पर, जैसे आप भी हो, कोई भी व्यक्ति बाहर निकले, अपने घर से बाहर गया, ठीक है, ये उसका घर है। बड़े शहरों में पिंजरे जो हैं उन्हीं को घर की परिभाषा दी जावे। फ्लैट हो गए, पिंजरे विंजरे टाइप की चीज़ें। तो ये उसका पिंजरा है, ये उसका घर है। ये उससे बाहर निकला। बाहर ये शहर का मेन मार्केट कह लो या रोड है या चलती फिरती रोड है। आप देखेंगे यहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं, यहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं। ठीक है। उसके बाद कोई ठेले वाला जा रहा है कोई, तो इसने वही सब चीज़ बताई। घर से निकली तो उसने क्या क्या देखा, कोई ठेला लगा रहा है, कोई भैया फूल बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई नाई की दुकान खोल के बैठा। उसने वही सब चीज़ें बताई हैं। अब इसने एक डिब्बे में बच्चू मांझी, ये एक रिक्शे वाला है। मैं बिहार के एक गांव से आया हूँ जहाँ मैं मिस्त्री का काम करता था। मेरी बीवी और 3 बच्चे गांव में ही रहते। हमारे पास ज़मीन नहीं है। गांव में मिस्त्रीगिरी का काम लगातार नहीं मिलता। जो कमाई होती थी वह परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती थी। जब मैं शहर पहुंचा तो मैंने यहाँ पुराना रिक्शा खरीदा और इसका पैसा किस्तों में चुकाया। यह काफ़ी साल पहले की बात है। रोज़ सुबह बस स्टॉप पर पहुंच जाता हूं और ग्राहक जहां भी जाना चाहें उन्हें वहां छोड़ देता हूं। फिर रात को 8-9 बजे तक रिक्शा चलाता हूं। मैं शहर की एक कॉलोनी में आसपास करीब 6 किलोमीटर तक रिक्शा चलाता हूं। दूर के हिसाब से हर ग्राहक मुझे 5-10 रुपये दे देता है। जब तबीयत ख़राब हो जाती है तब मैं यह काम नहीं कर पाता। उन दिनों कमाई बिल्कुल नहीं हो पाती। मैं अपने दोस्त के साथ किराए के कमरे में रहता हूँ। वे सब पास की फैक्ट्री में काम करते हैं। रोज़ 80-100 रुपये तक मेरी कमाई हो जाती है, जिसमें से 50-60 रुपये खाने और किराए पर खर्च हो जाता है। बाकी मैं परिवार के लिए बचा लेता हूँ। तो मतलब 80-100 रुपये हो रहे हैं, लगभग 40 से 50% पर डे की इसकी सेविंग है पूरी इनकम की। ठीक है। तो काफ़ी है यार, मतलब परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो ठीक ठाक है। बाकी तो लोग बाग, बहुत से ऐसे लोग भी देखे हैं, बम्बई में आप चले जाओ, 50,000 रुपये महीना आपकी तनख्वाह है, तो अगर ठीक से मतलब आलीशान नहीं, एक रहने लायक जगह, तो आपको 30,000 के आसपास मिलेगी। 30,000 रुपये प्रति महीने पे 1 BHK मिलेगा। ठीक है। तो जहाँ मैं रह रहा हूँ जो है, यहीं पे ही 1 BHK फ्लैट है और कोई ख़ास नहीं है। इसकी कीमत खरीदने लग जाओगे तो 80-90 लाख रुपए का मिलेगा। ठीक है। तो अगर किसी की तनख्वाह 50,000 रुपये है और 30,000 रुपये महीने का उसे फ्लैट मिलेगा किराए का, तो उसने वही बचाए 40-50,000 रुपये। मतलब 50% भी नहीं बचे उसके पास, जिसमें उसे खाना वाना सब चीज़ देखनी है। ठीक है। तो साल में 2-3 बार मैं अपने परिवार से मिलने गाँव भी चला जाता हूँ। जो पैसा शहर से भेजता हूँ, मेरा परिवार उसी पर जीता है। कभी कभार मेरी बीवी खेतों में मजदूरी करके थोड़ा बहुत कमा लेती है। ठीक है। चलो आगे देखो। ये डिब्बे में क्वेश्चन पूछा कि बच्चू मांझी शहर क्यों आया था। मतलब ये कहना चाह रहा है या ये जानना चाह रहा है कि आप क्या ये चीज़ समझ पा रहे हैं कि बच्चू मांझी या वो जैसे और लोग अपनी जगह छोड़कर, अपना गांव छोड़कर शहर की तरफ क्यों जो है मूव हो जाए करें। ठीक है। क्यों जो है शहर की तरफ जाए करें। बच्चों अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रह सकता भाई। सभी का मन करे अपने परिवार के साथ रहने का। अब मैं खुद यूपी का रहने वाला हूँ और मैं बम्बई में रह रही हूँ। मेरा खुद यहाँ जीना लगता भाई। हम गांव के आदमी हैं और यहाँ भाग दौड़ भरी ज़िंदगी। इसके बाद किसी सब्जी बेचने वाले या ठेले वाले से बात करिए और पता लगाइए कि वे अपना काम कैसे करते हैं। इसमें सिर्फ सब्जी बेचने वाले की बात नहीं है। हम और आप जैसे नौकरी पेशे वाले लोग भी ऐसे ही करते हैं, चाहे भले ही सरकारी नौकरी ही क्यों ना हो। तो नहीं मिल पाता भाई उस समय। मैं घर जाता हूँ या कोई भी है घर जाएगा तो समय ही नहीं मिल पाएगा, छुट्टी नहीं मिलती इतनी, फिर यहीं पे बस अपना जीवन काटना इन्हीं पिंजरों के अंदर। तो चलो खैर, बच्चू मांझी की तरह ही शहर में कई सारे लोग सड़कों पर काम करते हैं। वे चीज़ें बेचते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं या कोई सेवा देते हैं।
वे स्वरोजगार में लगे हैं। उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता है, इसलिए उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। वे खुद योजना बनाते हैं कि कितना माल खरीदें और कहाँ व कैसे अपनी दुकान लगाएं। ठीक है, उनकी दुकानें अस्थायी होती हैं। कभी कभी तो टूटे फूटे गत्ते के डिब्बों या बक्सों पर कागज़ फैलाकर दुकान बन जाती है। बिल्कुल सही बात है। जो छोटे दुकानदार हैं, जो बहुत बड़े लेवल के बिजनेसमैन नहीं हैं, वो क्या करेंगे? वो इसी तरह की चीज़ें जो है मतलब छोटा मोटे लेवल का कोई नीचे एक चटाई टाइप की बिछाई और इस पर कुछ बेचने का सामान रख लिया, जैसे सब्जी हो गई या कोई प्लास्टिक का छोटा मोटा सामान हो गया, वो रख लिया और वो बेचने लग गए। उनसे उनका डेली का जो है कुछ खर्चा निकल आता है। या खंबे पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा लेते हैं। वे अपने ठेले या ठेले या सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछाकर भी काम चला लेते हैं। उनको पुलिस कभी भी दुकान हटाने को कह देती है। उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती। कई ऐसे भी जगह हैं जहां ठेले वाले को घुसने नहीं दिया जाता। ठेले वाले जो चीज़ें बेचते हैं वे अक्सर घर पर उनके परिवार वाले बनाते हैं। परिवार वाले चीज़ों को खरीद कर साफ करके छांट कर बेचते हैं और मतलब उसे बेचने के लिए तैयार करे करें परिवार वाले। उदाहरण के लिए जो सड़कों पर खाना या नाश्ता बेचते हैं वह ज़्यादातर घर पर ही बनाया जाता है। अहमदाबाद शहर के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि काम करने वालों में से 12% लोग सड़क पर काम कर रहे थे। हमारे देश में शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। बिल्कुल सही बात है। हम आप कहीं चले जाइए तो बड़ी आलीशान दुकानों के साथ साथ आपको छोटे मोटे ठेले वाले भी मिल जाएंगे। जैसे यहाँ का एक उदाहरण बताऊँ, यहाँ बम्बई में एक दादर नाम से जगह है। ठीक है, दादर में दुकानें हैं काफ़ी सारी, कपड़े की दुकानें हैं, कॉस्मेटिक चीज़ों की दुकानें, या काफ़ी सारी इन सब चीज़ों की दुकानें हैं। ठीक है, ये तो होगी दुकानें। फिर उसके बाद में क्या, कुछ लोग ऐसे थे, अब दुकान में तुम जैसे कपड़े की दुकान में घुसे, एक जीन्स वहाँ तुम्हें दिखाई 1000 रुपये की, 800 रुपये की, इस तरीके से उसकी कीमत। वहीं दादर के अंदर मैं मतलब हालांकि और भी मार्केट होंगी, लेकिन मैं दादर में गया हूँ तो मुझे उसकी पता है। तो यहाँ पर जो है ठेले वाले या सस्ते कपड़े बेचने वाले भी बाहर मतलब ठेला टाइप का लगा के वो कपड़े सब्जी वगैरह ये सब चीज़ें बेचने लग जाते। तो यहाँ पर एक मेला टाइप का डेली शाम को लगे रहा। अब जो जीन्स या जो कपड़े यहाँ 800-900 रुपये के, 1000 रुपये के मिलेंगे, उसी क्वालिटी के जीन्स यहाँ पर 300 रुपये की मिल जाएगी, सेम क्वालिटी की। मैंने देखा, मैं डी मार्ट से जीन्स लेके आया हूँ, शर्ट लेके आऊँ या कुछ कपड़ा, तो वो 1000 रुपये का मिलेगा, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी। और जो यहाँ से खरीदूँगा 300-400 रुपये का, यहाँ से खरीदी, उसकी क्वालिटी भी अच्छी लगी, बस ज़्यादा चले भी, कलर वलर भी ना उतरा उनका। ठीक है, तो ये एक मानसिकता कि यार 300 रुपये की चीप ही होगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये जो ठेले वाले लोग हैं ये भी अच्छी क्वालिटी का माल बेचते हैं। बस अंतर इतना है कि क्योंकि वो अपनी कीमत कम लगाते हैं तो इज्जत नहीं होती। ठीक है, तो अब ये लगाया करते थे बेचारे, तो बहुत भीड़ रहती थी, बहुत भीड़, ऐसी हर मार्केट में भीड़ रहेगी। तो हम भी 1-2 बार गए। फिर भैया कुछ दिन बाद हम गए तो देखा तो मार्केट गायब, हर जगह पुलिस वाले बैठे हैं और दुकान सब, जो मार्केट गायब तो भीड़ गायब। ये दुकानें बची बस वहाँ पर जिनकी दुकानें थी, ये जो ठेले थे गायब ही हो गए। तो हमने 1-2 लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि भाई अतिक्रमण हटाओ के नाम पर सारी दुकानें गायब करवा दिए, सारे ठेले वेले सब गायब करवा दिए पुलिस वाले, और लगा दिए जगह जगह पुलिस वाले थे कि कोई इस तरीके से आकर ना बेच रहा हो। तो ये हुआ वास्तविक रूप में। तो अभी हाल फिलहाल की तक गलियों और फुटपाथ पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता था। यार कोई यहाँ पर रहता हो बम्बई में, तो वो दादर जैसी कोई और मार्केट जहाँ सस्ता और ठीक क्वालिटी का सामान मिल जाए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, लेकिन कई संस्थानों के प्रयास से अब इसको सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। मतलब ऐसा होता था कि ठेले वेले लगा लिए तो पैदल चलने वालों के लोगों के लिए रुकावट बन गई, या जो भी चीज़ हुई रुकावट पैदा हो गया, अतिक्रमण आ गया, तो इसलिए उन्हें पुलिस वालों को हटाना पड़ता था। भाई वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन अब कुछ संस्थाएं ऐसी भी हुई जिन्होंने ये जाहिर किया कि भाई ये जो ठेला वेला लगा रहे हैं ये भी बहुत ज़रूरी है, ये आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में इनको देखा जाने लगा। सरकार भी उस कानून को बदलने के पर विचार कर रही है। उससे उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था। कानून में बदलाव आने से उनके पास काम करने की जगह होगी और यातायात एवं लोगों का आवागमन भी सहज रूप से हो पाएगा। ऐसा सुझाव है कि शहरों में कुछ इलाके
फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने वालों के लिए तय कर दिया जाए। यह भी सुझाव है कि उन्हें खुले रूप में आने जाने की अनुमति हो और वे लोग उन समितियों में रखे जाएं जो इन मुद्दों पर निर्णय लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब यकीन नहीं करोगे यार, लेकिन वास्तव में जो इस तरह के जो ठेले टाइप के बाज़ार में जो लगते हैं, उनमें ठीक का मैं हर जगह की या हर ठेले की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अच्छी क्वालिटी का माल मिलता है और सस्ता मिलता है। वो मतलब एक तो होती है मीशो, वो उसे ऑफलाइन मीशो समझो आप। बाज़ार में जब हम बाज़ार पहुंची तो दुकानें अभी खुलना शुरू हुई थी, लेकिन त्यौहार के कारण वहाँ बहुत भीड़ हो चुकी थी। वहाँ मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान इत्यादि की दुकानें भी की कतार पर लगी थीं। एक कोने में दांतों के डॉक्टर का क्लिनिक था। मेरी मौसेरी बहन ने उनसे पहले से ही अपॉइंटमेंट ले रखा था, समय ले रखा था। हम वहाँ पहले पहुँच गए जिससे हमारी बारी न चली जाए। हाँ, हमें थोड़ी देर एक कमरे में इंतज़ार करना पड़ा। डॉक्टर ने उसके दांतों का परीक्षण किया और दांत का छेद भरवाने के लिए अगले दिन आने को कहा। वह बहुत डर गई थी, क्योंकि उसने सोचा कि एक तो अपना दांत खराब होने दिया और ऊपर से इतना दर्द सहन करना पड़ रहा है। डॉक्टर के यहाँ से हम सिले हुए कपड़ों के एक शोरूम पर गई, क्योंकि मैं कुछ सिले सिलाए कपड़े खरीदना चाहती थी। इस शोरूम की 3 मंजिलें थीं और हर मंजिल पर अलग तरीके के कपड़े थे। हम तीसरी मंजिल पर पहुँचे, जहाँ लड़कियों के कपड़े रखे हुए थे। ठीक है। बड़ी दुकान में देखो, बड़ी दुकान का अलग एक पैटर्न होएगा है कि भाई उसमें हर चीज़ें बड़ी दुकान होएगी तो उसमें अलग अलग पार्ट कर देंगे। यहाँ बच्चों के कपड़े मिलेंगे, यहाँ महिलाओं के, यहाँ पुरुष के, और यहाँ नॉर्मल जैसे जो ज़्यादा मतलब बुजुर्ग लोग हुए हैं उन लोगों के कपड़े सामान मिलेगा। या कुछ कि भाई हमें अंडर गारमेंट्स वगैरह सामान खरीदने हुए, या जैसे बड़े बुजुर्ग जो है वो धोती पहने के रहें। ठीक है। हमारे दादाजी थे, वो अभी पिछले महीने उनका देहांत हुआ। वो अभी तक भी पुराने वो कुर्ता धोती जैसे चला करती थी वही पहनते थे। ठीक है। तो बड़ी दुकानें जो होती हैं या बड़े मॉल मार्केट टाइप के हो गए, उसमें इस तरीके से चीज़ें डिफाइन हो गई। हरप्रीत पहले मेरे पापा और चाचा एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे। इतवार को और त्योहारों के समय मैं और मेरी माँ उनकी मदद करते थे। मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वहाँ काम करना शुरू किया। अब मेरी पत्नी वंदना और मैं यह शोरूम चलाते हैं। अच्छा, ठीक है। अब मेरी पत्नी वंदना और मैं यह शोरूम चलाते हैं। मुझे लगा कि ये जो हरप्रीत है ये किसी फीमेल कैरेक्टर का नाम है। तो अभी वंदना वंदना हमने कुछ साल पहले यह शोरूम खोला। मैं एक ड्रेस डिज़ाइनर हूँ। मैंने तरह तरह के फैशन के कपड़े बनाने की पढ़ाई करी है, लेकिन आजकल लोग कपड़े सिलवाने की जगह सिले सिलाई यानी रेडीमेड कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। इसलिए मेरा ध्यान इस बात पर ज़्यादा रहता है कि कैसे इन रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप में सजा कर रखा जाए। डिब्बे में क्या कह रही है? वंदना और हरप्रीत ने एक बड़ी दुकान क्यों शुरू की? उनको यह दुकान चलाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? एक बड़ी दुकान के मालिक से बात कीजिए और पता कीजिए। चलो, ये एक्टिविटी दे रखी है। जो बाज़ार में सामान बेचते हैं सर, उनमें क्या अंतर है? देखो, ये रहा। जो बाज़ार में सामान बेचे करें और सड़कों में सामान बेचे करें, उनमें क्या अंतर है? विचारों से देखा जाए तो भाई बाज़ार में सामान मिल रहा है दुकानों पर, बड़ी दुकान पर तो अच्छी क्वालिटी का होगा, है ना। और सड़क पर सामान मिल रहा तो वो घटिया क्वालिटी का हो। लेकिन ऐसा नहीं है, क्वालिटी का इससे कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। हम गए थे यहाँ एक RCT मॉल करके, RCT मॉल, वहाँ गए। एक पैंट देखी थी, जीन्स, पता नहीं को, वहाँ तो बड़े बड़े ब्रांडेड शोरूम है। उस पैंट की कीमत थी 3200 रुपये। आप यकीन मानो कि 3200 रुपये। अब वो पैंट में जो ये कार्गो टाइप की हो गया ना, घुटने पे भी जेब, हर जगह जेब। तो जो कार्गो जो यहाँ जेब लग रही थी, वहाँ एक लड़का आया। मैंने कहा यार ये क्या रुपया की है? न कि 3200 रुपये। मैंने कहा इसमें यार 3200 रुपया के जैसा क्या है जो है, जो मतलब कोई होगी ब्रांड कंपनी की, तो 3200 रुपया जैसा क्या भाई? ये तो जो है बाहर ठेले पे 500-600 रुपये मिल जाओ है। तो वो मुझे ऐसा मतलब
हास्यास्पद तरीके से देखने लगा, मजाक उड़ाना टाइप का कि ये 500-600 वाला आइटम लग रहा है तुम्हें, ये वो। तो आप यकीन, मैंने उससे जानबूझ के इस तरह का सवाल करा। मैं जब उस पैंट को देख रहा था तो उसकी एक टांग पर घुटने के पास एक जेब थी, उस जेब की यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी सिलाई उधड़ी हुई थी। वो सिलाई उधड़ी फैशन नहीं था, वो सिलाई ही उधड़ी हुई थी, फटी हुई टाइप की थी। ठीक है, तो वो ये नहीं था कि डिजाइन बना रखा था। अब मैंने कहा यार इसमें तो उन्होंने कही भाई क्वालिटी देखो, इसकी क्वालिटी ऐसी क्वालिटी मिलेगी। फिर मैं उसको क्वालिटी दिखा, तो मैंने सीधा उसे जेब भी दिखाई। मैंने कहा भाई ये क्वालिटी है, ये 3200 रुपये की पैंट की, इसकी जेब देखिए, 3200 रुपये की पैंट, क्वालिटी की बात कर रहा। और उसकी बोलती बंद होगी भाई साहब, वो नीचे को मुँह करके मुस्कुराने लग गया, मतलब शर्मिंदगी वाली मुस्कुराहट। फिर वो उसे पैंट को जो है, उस पीस को वहाँ से उठा के ले गया और अंदर जहाँ भी वो ले जाते होंगे डिफेक्टेड पीस को। तो अगर ये तो मतलब मेरे हिसाब से तो ये सरासर मिथ्य है कि जो बाज़ार या बड़ी दुकानें होती हैं, ब्रांडेड चीज़ें होती हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी होती है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। हम अपने शोरूम के लिए अलग अलग जगहों से सामान खरीदते हैं। ज़्यादातर माल मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुरा से आता है। कुछ सामान दिल्ली के पास के शहरों जैसे गुड़गांव, नोएडा से भी आए रहे। कुछ कपड़े हम विदेशों से भी मंगवाते हैं। इस शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए हमें कई चीज़ें करनी पड़ती हैं। हम विभिन्न अखबारों से, सिनेमा हॉल में, टेलीविज़न, रेडियो चैनल पर विज्ञापन देते हैं। अभी तो यह शोरूम किराए पर है, पर हम इसे जल्द ही खरीद लेंगे। जब से यह बाज़ार आसपास रहने वाले लोगों के लिए मुख्य बाज़ार बन गया है, तब से हमारा व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हमने यह एक कार खरीद ली है और पास ही सोसाइटी में एक फ्लैट भी ले लिया है। फ्लैट मतलब एक पिंजरा ले लिया है। ठीक है, अच्छा, पिंजरा लेने को लोग बाग बड़ी अचीवमेंट समझे कि ना, कि हाँ जी हमने पिंजरा लिया जी 2 करोड़ रुपया का ईएमआई पे, और हमने कितनी बड़ी अचीवमेंट कर ली है। भाई 2 करोड़ रुपए का ईएमआई पे पिंजरा लेने से अच्छा है आप एक छोटी मोटी खोली में रह लो, ज़मीन अपनी रहेगी, छत अपनी रहेगी। पर इसमें गलती सबकी नहीं है, सरकार भी क्या व्यवस्था करे, बिल्डर भी क्या व्यवस्था करे। इतनी जनसंख्या बढ़ गई है, एक 23-24 माले की अगर बिल्डिंग है और उसके अंदर एक फ्लोर पर 3 से 4 फ्लैट हैं, आप एक अंदाज़ा लगाओ, लगभग 150 से 200 परिवार या उससे ज़्यादा ज़्यादा ही हो गए। ठीक है, 20 माले की है, ठीक है हाँ। तो इसमें रहे एक, ये एक पूरी बिल्डिंग। अब एक आप गांव में चले जाओ, छोटे मोटे गांव में, एक गांव के अंदर 200 परिवार नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, छोटे से हो में गांव, एक छोटे मोटे शहर में मिल जाएंगे आपको 250-300 परिवार। तो एक एक बिल्डिंग, एक एक शहर बसा के रखी है, एक एक बिल्डिंग। ये एक बिल्डिंग एक अपने आप में एक पूरा शहर है। ठीक है, कॉलोनी भी नहीं, शहर। ठीक, तो जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, ऑप्शन नहीं बचे लोगों के पास, तो मजबूरी में पिंजरों में रहना। मैं खुद पिंजरे में रह रहा हूँ। हरप्रीत और वंदना की तरह कई लोग हैं जिनके पास शहर के बाज़ारों में अपनी दुकानें हैं। वे दुकानें छोटी बड़ी, मतलब हर तरह की दुकान है, छोटी बड़ी, और लोग कहाँ गया अलग अलग चीज़ें बेचते हैं। ज़्यादातर व्यापारी अपनी दुकान या व्यापार खुद संभालते हैं। वे किसी दूसरे की नौकरी नहीं करते, लेकिन वे खुद कई लोगों को मैनेजर या सहायक की तरह नौकरी पर रखते हैं। ये पक्की दुकानें होती हैं जिनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है। तो आप एक चीज़ समझिए, दुकान अगर आपको खोलनी है तो आपको नगर निगम से लाइसेंस लेना पड़ेगा। नगर निगम यह निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन से दिन बाज़ार बंद रहेगा। उदाहरण के लिए, इस बाज़ार में दुकानें बुधवार को बंद रहती हैं। इस बाज़ार में छोटे मोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी हैं जो बैंक का, कुरियर इत्यादि की सेवाएं देती हैं। तो दुकानें कब बंद रहेंगी, बाज़ार कब बंद रहेगा, यह भी नगर निगम डिसाइड करेगा, और नगर निगम के बारे में हमने पहले पढ़ा है। ठीक है, आगे देखो। फैक्ट्री में क्या होता है भैया, मैं अपने एक कपड़े पर जरी का काम करवाना चाहती थी जो मुझे एक ख़ास मौके पर पहनना था। ठीक है, मेरी बहन ने कहा कि वह निर्मला को जानती है जो एक कपड़े सिलने की फैक्ट्री में काम करे। निर्मला के पड़ोसी जरी और कढ़ाई का काम करते हैं। हमने बस पकड़ी और फैक्ट्री की तरफ चल पड़े। तो भैया उसे एक जरी का काम करवाना था छोटा मोटा, तो उसने कही भाई निर्मला को जाने का, निर्मला एक सिलाई, कपड़े सिलाई की फैक्ट्री में काम करेगा। तो ये भाई बस पकड़ी और चल पड़े। बस खचाखच भरी हुई थी, हर स्टॉप पर लोग चढ़ते ही जा रहे थे। तो बस खचाखच भरी हुई थी और लोग चढ़ते ही जा रहे थे, इसका मतलब क्या है,
भीड़, जनसंख्या, कीड़े मकोड़ों की तरह लोग बाग भरे पड़े हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह। एक एक, मतलब आप ट्रेन में सफ़र करो, जनरल डिब्बे में सफ़र करो, आप वहाँ इतनी भीड़ मिलेगी, इतनी भीड़। जनरल क्या, इवन स्लीपर या थर्ड एसी भी खचाखच भर जाया करें कभी कभी। तो स्लीपर तो कभी कभी नहीं, वो तो आम बात है, स्लीपर खचाखच भर जाएगा। और लोग वह क्या कहेंगे, जी रेलवे मैनेजमेंट ख़राब है, रेलवे की गलती बता देंगे कि रेल और नहीं चलाते, रेल के डिब्बे नहीं बढ़ाते। अरे भाई तुम देखो जनरल डिब्बे में, आप एक चीज़ देखो, एक औरत, उसके एक एक कोई लेडी है, ठीक है, लेडी, ये मान लो ये कोई लेडी है, ठीक है, इसके इधर वाले साइड में एक बच्चा टंग रहा, इधर वाली साइड में एक बच्चा टंग रहा, एक बच्चा पेट में भी ले रखी होगी, एक दो बच्चे इंगे जाने, एक दो बच्चे हैं, मतलब इस एक औरत ने एक दो तीन चार पाँच लगभग 6-7 बच्चे पैदा कर लिए। तो 6-7 बच्चे लेके यूँ जाएगी जब, तो थर्ड एसी का टिकट करवाने लग जाएगी, अगर मानो थर्ड एसी का भी, एसी में तो 6-7, और यू खुद 8वीं, और इसका हस्बैंड 9, लगभग 9-10 लोग होंगे। और थर्ड एसी का टिकट, अगर मैं बम्बई से दिल्ली की बात करूँ तो राजधानी जैसे ट्रेन में 3200 रुपये के आसपास का है, 3500-3000 का है। तो 3 और 10 लोग 30, लगभग 40,000 रुपये तो इसके किराए में लग जाएंगे। जनरल में जाओगे तुम, पिसा के, तो जनरल में कितने का, 100-150 रुपये का टिकट होगा। तो इसमें रेलवे की क्या गलती, तुम इन बच्चों को मत, अगर मान लो ये लोग ना होते, ये खाली ये होती, और एक इधर टंग रहा, एक इधर टंग रहा, एक पेट में, ये ना होते तो क्या भीड़ होती? अगर बच्चे यूँ ना 10-12 पैदा करती तो भीड़ ही नहीं होती, जनसंख्या कंट्रोल में रहती। जनरल के डिब्बे में भी सीटें मिलती लोगों को जाने के लिए, भूस की तरह नहीं भर रहे होते भीड़। तो गलती सरकार की ही नहीं है, सिर्फ जनता भी बराबर जिम्मेदार है। तो लोग चढ़ते ही जा रहे थे और कोई भी उतरने का नाम नहीं ले रहा था। अपनी जगह बनाने के लिए लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। मेरी बहन ने मुझे एक कोने पर खड़ा कर दिया ताकि भीड़ में हमारा भुड़ता न बन जाए। भुड़ता न बन जाए। मुझे हैरानी हो रही थी कि लोग रोज़ ऐसे कैसे सफ़र करते हैं। जैसे ही बस फैक्ट्री के पास पहुंची, लोग उतरने लगे। हम भी एक मोड़ पर उतर गए। आह, जान में जान आई। ये सही बात है, आप लोकल ट्रेन में सफ़र करो मुंबई में, और जब आप उतरोगे आपको लगेगा कि हाँ यार, मतलब महाभारत का युद्ध लड़ के आ रहे हैं। मोड़ पर बड़े सारे लोग समूह में बाड़ों में बैठे हुए थे। कुछ टिक कर खड़े हुए थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि वे शायद किसी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग स्कूटरों पर सवार उनसे बात कर रहे थे और रेट को लेकर मोल तोल कर रहे थे। मेरी बहन ने समझाया कि यह लेबर चौक है, ये दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर और मिस्त्री हैं। कुछ जहाँ भवन बन रहे होते हैं वहाँ मजदूरी करते हैं, और कुछ बोझा ढोते हैं और ट्रकों से सामान उतारते हैं। कुछ लोग टेलीफोन की लाइन और पानी की पाइप के लिए खुदाई का काम कर रहे थे, लेकिन इन्हें हमेशा काम नहीं मिलता। ऐसे हजारों भी अनियमित मजदूर शहर में हैं। हम फैक्ट्री में घुसे तो हमने पाया कि वहाँ अलग अलग काम के लिए अलग अलग विभाग थे। उनमें ऐसा लग रहा था कि लोगों की कभी न ख़त्म होने वाली पंक्तियाँ थीं जहाँ कपड़े सिले जा रहे थे। उस विभाग में हमने देखा कि लोग छोटे से कमरे में मशीनों पर काम कर रहे थे। एक एक व्यक्ति एक एक सिलाई की मशीन पर लगा हुआ था, और हर कमरे में ऐसी बहुत सारी सिलाई मशीनें थीं जो कपड़े तैयार कर रहे थे। वे कमरे के एक तरफ तह करके लगाए जा रहे थे। तो भैया ये जब फैक्ट्री में गए, देखो इस पेज पर जो भी चीज़, जो भी बात इन्होंने बताई, जो भी कहानी इन्होंने बताई, उसकी शुरुआत हुई थी यहाँ से, फैक्ट्री। फैक्ट्री में काम किस तरह का हो। तो भैया जो इसमें जो बच्ची या जो लड़की थी या जो कैरेक्टर था जो अपने बारे में बता रहा था कहानी के द्वारा, तो वो उसने बताया कि उसको एक अपने कपड़े में जरी लगवानी थी, और वो जो है ख़ास मौके पर पहनना चाहती थी। उसकी बहन निर्मला थी। उसने कहा कि जो है फैक्ट्री में चलते हैं, मेरी एक दोस्त है वो कपड़े सिलाने की फैक्ट्री में काम करेगा। अब वो भैया फैक्ट्री में गई, बस में चढ़ी, बस में बहुत भीड़। फिर उसने बस से उतरने के बाद देखा लोग बाग अलग अलग काम कर रहे हैं। लेबर चौक भी देखी उसने, लेबर के लिए खड़े हुए, लेबर का काम करने के लिए। फिर फैक्ट्री में घुसे तो वहाँ देखा कि बहुत सारी मशीनें लगी हुई हैं, हर मशीन पर एक एक आदमी काम कर रहा है, कपड़े सिल रहा है। कपड़े सिल करके फिर वो एक तह पर लगाए जा रहे हैं। ठीक है, ये फ़ोटो दे रखा, देखो ये सब लेबर लोग बैठे हैं। लेबर चौक पर दिहाड़ी मजदूरी अपने औजारों के साथ बैठकर लोगों का इंतजार करते हैं। लोग उन्हें काम करवाने के लिए वहीं से ले जाते हैं। चलो भाई आगे देखो, हमने निर्मला को ऐसी ही एक जगह पर पाया
वह मेरी बहन से मिलकर बहुत खुश हुई और उसने वादा किया कि मेरे कपड़ों का जरी का काम करवा देगी। निर्मला कपड़े निर्यात करने वाली एक कंपनी में काम दर्जी का काम करती थी। कपड़े सिलते थे और निर्यात होते थे, जाते थे भाई देश में और देश विदेश में, ठीक है। जिस फैक्ट्री में मैं काम करती थी वहाँ अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देश के लोगों के लिए गर्मी के कपड़े सिले जाते हैं। अब आप एक चीज़ देखो, जो बड़े बड़े ब्रांड हैं, गुच्ची और ये अरमानी और ये सब चीज़ें जो हैं, ये सिर्फ अपना नाम का टैग लगा दिए, लेकिन वो जो कपड़े सिले जा रहे हैं अमेरिका, जर्मनी, भारत में, और ऐसे कोई हमारे तुम्हारे जैसे नॉर्मल परिवार के नॉर्मल बच्चे ही जो है वहाँ जा कर के कपड़े सिल रहे हैं। और ये जो कपड़े खरीदे जा रहे हैं, ये कपड़े सिलने के लिए वो कपड़े खरीदे भी ऐसी नॉर्मल जगह से ही खरीदे जा रहे हैं। वहाँ बेचने वाले लोग भी हम तुम जैसे बैठे हैं, लेकिन कपड़े, मान लो ये कल को कोई एक ये बच्चा है चिंटू, इसने क्या काम करा, 50 रुपये का कोई कपड़ा खरीदा, बहुत सस्ता, बहुत ही घटिया क्वालिटी का कपड़ा खरीदा इसने, ठीक है, उसे सिलवाया और उस पर गुच्ची का ब्रांड लगा दिया, फोटो लगा दिया, और उसने कही भैया कितने का, 2 लाख रुपए का है। उन्होंने पेंट सिलवाई और उन्होंने बेच दी, 2 लाख रुपए की पेंट है, और उन्होंने 50 रुपये का कपड़ा खरीदा इसको और लोग बाग खरीद के दिखाएंगे, देखो फोटो खिंचवाएंगे जी, क्यों पूछो, जो 2 लाख रुपए की पेंट है। अबे नमूने 50 रुपये का कपड़ा लग रहा है उसमें बस। तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक बात दे रही हूँ कि भाई ऐसा भी हो सकता है, सिर्फ नाम बिकता है, चीज़ें वही होती हैं, चाहे आप ठेले पे से खरीद लो, चाहे आप बड़ी दुकान से खरीद लो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा रहता है काम का बोझ। अक्सर निर्मला तक दिसंबर से लेके अप्रैल तक निर्मला में काम का बोझ बहुत ज़्यादा रह कर, अक्सर वह 9 बजे सुबह काम शुरू करती है और रात 10 बजे तक काम करती है। बताओ, 12-13 घंटे काम निपट पाता है, कई बार और भी देर हो जाती है। हफ्ते में 6 दिन काम करती है। जब काम जल्दी होता है तो उन्हें इतवार को भी काम करना पड़ता है। निर्मला को रोज़ 8 घंटे काम करने के 80 रुपये मिलते हैं और अतिरिक्त 40 रुपये देर तक काम करने को मिलता है। चलो ओवर टाइम मिल रहा है जी, चलो ठीक है। जून तक काम ख़त्म हो जाता है और फैक्ट्री वाले इन दर्जियों की संख्या घटा देते हैं। जब जून आता है तो जो फैक्ट्री का काम है वो ख़त्म हो जाएगा या काम कम हो जाएगा। तो क्या होगा भाई, जब काम कम हो गया तो जो वहाँ टेलर हैं उनकी संख्या भी घटा दो, फालतू की तनख्वाह नहीं दे पाएंगे वो फैक्ट्री, तो निर्मला को भी निकाल दिया जाएगा। हर साल करीब 3 से 4 महीने के लिए उसके पास काम ही नहीं रहता। निर्मला की तरह ज़्यादातर कारीगर अनियमित रूप से काम पर लगे हुए हैं, मतलब उनको काम पर तभी आना होता है जब मालिक को ज़रूरत होती है। उनको रोज़गार तभी मिलता है जब मालिक को बहुत सारा काम मिलता है या फिर ख़ास मौसमों में काम मिलता है। साल के बचे हुए समय में उन्हें दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। निर्मला की तरह की नौकरियां स्थायी नहीं होती। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। अब यार एक बात बताओ, जो फैक्ट्री लगा रहा है ना, उसको भी तो जब तक काम नहीं मिलेगा वो अपनी जेब से थोड़ी ना, उनने भाई कर्मचारी रख लिए है ना, और उसको काम मिला नहीं तो अपनी जेब से थोड़ी ना उनको तनख्वाह देगा। काम ही नहीं है तो निर्मला या और भी लोग होंगे, उनको बिठा के अगर वो काम ही नहीं कर पाएंगे तो उनको तनख्वाह किस बात की मिलेगी। और काम क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काम कुछ है ही नहीं, फैक्ट्री के पास ही काम नहीं आया ना। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती और अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो उनके बचाव के लिए कुछ नहीं होता। उनसे बहुत लंबे समय तक रोज काम करने की उम्मीद भी रखी जाती है। उदाहरण के लिए बिजली से चलने वाले करघर यानी पावरलूम फैक्ट्री में मजदूर दिन और रात की पालियों में 12-12 घंटे तक काम करते हैं। उन्हें 8 घंटे से ज़्यादा काम करने की मजदूरी अलग से नहीं मिलती। दफ्तर में मेरी मौसी सुधा विपणन प्रबंधक यानी मार्केटिंग मैनेजर है। उन्होंने शाम 5:30 बजे से पहले अपने दफ्तर पहुंचने को कहा था। हमने सोचा कि देर न हो जाए इसलिए ऑटो रिक्शा ले लिया, जिससे हम बिल्कुल समय पर पहुंचा दिया। उनका दफ्तर ऐसी जगह पर था जहाँ चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थीं। उनमें से सैकड़ों लोग बाहर आ रहे थे, कुछ कार पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे और कुछ बसों की पंक्तियों में खड़े थे। ये ऑफिस की बात कर रहा हूँ, ऑफिस में जो ब्रांच मैनेजर है उनकी मौसी, ठीक है। मौसी एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर का काम करती थी। बिस्कुट शहर के बाहर एक फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। मौसी 50 विक्रेता और सेल्समैन के काम का निरीक्षण करती हैं, जो शहर के विभिन्न भागों में आते जाते हैं। ये लोग दुकानदार से बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं और उनसे भुगतान इकट्ठा करते हैं, ठीक है। काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मौसी ने शहर को 6 भागों में बांट दिया
और वे हर हफ्ते एक भाग में विक्रेताओं से मिलने जाती हैं। वे उनकी प्रगति रपट लिखती हैं, मतलब उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट हो गया उसको लिखेंगी और उनकी समस्याओं पर चर्चा करेंगी। उनको पूरे शहर में बिक्री की योजना बनानी पड़ती है। जो मैनेजर हैं उनको योजना वही तो बनाएंगी, और अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता है। उन्हें काम के सिलसिले में यात्राएं भी करनी पड़ती हैं, लेट नाइट काम करना, काम के सिलसिले में इधर उधर जाना, एक शहर से दूसरे शहर जाना। बड़ी कंपनी है तो विदेश का जाने का भी मौका मिलेगा। मौसी को नियमित तनख्वाह मिलती है और वह बिस्किट कंपनी की स्थायी कर्मचारी हैं। वे यह उम्मीद रख सकती हैं कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चलेगी। स्थायी कर्मचारी होने के कारण उनको निम्नलिखित फायदे भी मिलते हैं। क्या? बुढ़ापे के लिए बचत। उनकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है। इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। नौकरी से रिटायर होने के बाद वह पैसा मिल जाता है, जब भैया पेंशन के तौर पर रह लो, देख लो, या जो पीएफ वगैरह कटेगा है वो। छुट्टियाँ, इतवार और राष्ट्रीय त्योहारों के लिए छुट्टी भी मिल जाया करे। उनको वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं। ठीक है। परिवार के लिए चिकित्सा सुविधाएं भी मिले करें। कंपनी वही कर्मचारियों को उनके परिवारजनों का इलाज का खर्चा भी उठाया करें। ठीक है। अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी को बीमारी के दौरान छुट्टी भी मिल जाएगी। अब छुट्टी ऐसे नहीं कि कितनी भी ले लो, लिमिटेड मिले करें। सरकारी में भी ऐसा सिक लीव जो है वो बहुत कम है, 12-13 के आसपास है भाई। 12 तो एक महीने, एक पर महीने की सीएल होगी, 12 तो सीएल ही होगी, और एसएल शायद 15 मिले करें। 15 कहीं अलग अलग विभागों का अलग अलग है, कहीं 15, कहीं 20, कहीं 12, इस तरीके से मैंने। शहर में ऐसे कई कर्मचारी होते हैं जो दफ्तरों, फैक्ट्रियों और सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं। वहाँ उन्हें नियमित और स्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। वे लगातार उसी दफ्तर या फैक्ट्री में काम पर जाते हैं। उनका काम भी तय होता है। उनको हर महीने तनख्वाह भी मिल जाती है। अगर फैक्ट्री में काम कम हो तो भी उन्हें अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता, क्योंकि वो परमानेंट है भाई। आखिरी दिन ख़त्म हुआ और हम मौसी के कार में थकी मांदी बैठ गई, लेकिन आज बहुत मज़ा आया। मैंने सोचा कि कितना अच्छा है कि शहर में इतने सारे लोग इतनी तरह का काम करते हैं। वे कभी एक दूसरे को मिलते भी नहीं, मगर उनका काम उन्हें बांधता है और शहरी जीवन को बनाए रखता है। ये क्या कह रहे हैं? महानगरों में कॉल सेंटर में काम करना रोजगार का एक नया क्षेत्र है। उपभोक्ता टीवी, फ्रिज जैसे सामानों को खरीदते हैं, बैंक और फ़ोन जैसी सेवाओं का उपयोग करते हैं। कॉल सेंटर एक केंद्रीकृत दफ्तर है जहां एक ही जगह पर उपभोक्ताओं की समस्याओं और उनसे जुड़े सवालों से संबंधित जानकारी दी जाती है। कॉल सेंटर प्राय हॉलनुमा कमरों में चलाए जाते हैं। हॉलनुमा, उनमें अलग अलग खाने बने रहते हैं। वहाँ कंप्यूटर, टेलीफोन, हेडफोन और स्पीकर लगा कर रखते हैं, इसी से बैठे ना कॉल सेंटर वाले। ठीक है। भारत इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। यहाँ न केवल भारतीय कंपनियाँ बल्कि विदेशी कंपनियाँ भी अपने कॉल सेंटर खोले कर हैं। विदेशी कंपनियों के आकर्षण का कारण है कि यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले लोग आसानी से और कम वेतन पर मिल जाते हैं। तो ख़त्म। चलिए, आज हमारी ये 6ठी क्लास की पॉलिटी की एनसीईआरटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ठीक है, पूरी पॉलिटी। मैं इसका 9 चैप्टर है, 9 चैप्टर का एक कंपाइलेशन वीडियो डाल दूंगा अंत में, जिसमें एक ही वीडियो पूरी पॉलिटी 6th क्लास की कवर कर देगी। इसके बाद में अपन 7वीं क्लास से स्टार्ट करेंगे और इनके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आई, जो हाईलाइट मैंने करी साथ के साथ, उन चीज़ों का भी एक कंपाइलेशन मैं समय निकाल कर डाल दूँगा। तो जय हिंद, धन्यवाद।